नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, हमने खेती किसान में बहुत तरक्की की है, नई नई तकनीकों का इजाद किया है, फसलों की नई किस्में हमने इजाद की हैं और कीटों से, रोगों से फसलों को बचाने के भी हमने तमाम जतन उपाय कर लिए हैं। इसके बावजूद कई बार हमारे सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं जिनका हल ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। इसका नुकसान हमें खेती किसानी में उठाना पड़ता है। एक सबसे बड़ा तंत्र है किसान भाइयों, जिसे हम कहते हैं जैव विविधता। इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों का संयुक्त मिश्रण होता है और ये मिलकर जैव विविधता तैयार करते हैं। और इन दिनों किसान भाइयों हो क्या रहा है कि जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते खेती किसानी पर भी इसका असर पड़ रहा है। कैसे जैव विविधता और खेती किसानी का संबंध बनता है और कैसे जैव विविधता को बचाते हुए हम खेती किसानी को भी सुरक्षित कर सकते हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रज्ञा सौरभ जी। आप वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। तो शुरुआत डॉक्टर साहब यहीं से करते हैं। हमारे किसान भाइयों को जरा समझाइए कि जैव विविधता आखिर क्या होती है। देखिए, जैव विविधता जो है वो अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु, ये सब सम्मिलित रूप से एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं, स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। इसे हम जैव विविधता कहते हैं। और ये एक तरीके से हमारे पृथ्वी पर जितनी विविधताएं हैं उनको दर्शाता है। और एक हमारे पृथ्वी का एक विशेष आकर्षण भी है कि जो विविध प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और यदि अगर देखा जाए तो अगर विविधता ना हो तो हमारा जीवन भी ना रह पाएगा, उस पर हम आश्रित हैं। क्योंकि ये विविध प्रकार के जीव जंतु हैं, हमें विविध प्रकार की फसलें मिलती हैं, विविध प्रकार के पेड़ पौधे मिल रहे हैं जिन पर हम आश्रित हैं। महत्व क्या है डॉक्टर साहब? मतलब जैव विविधता, ये तो आपने बताया कि जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलकर के ये सब चीज़ें बनाते हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है हमारे पर्यावरण के हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से, हमारे जीवन के हिसाब से? देखें, चूँकि यहाँ विविध प्रकार के हमारे पास पेड़ पौधे हैं, तो हमारे पास कई तरीके के जो आनुवांशिक विविधताएं हैं फसलों में, वो भी हमें मिलती हैं। जैसे एक ड्रॉट राइस की बात करें जो हमारे किसान भाई लगाते हैं, तो इन जनरली होता क्या है कि ये जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, नमी ज़्यादा रहती है, पानी ज़्यादा है, वहाँ के उगाई जाती है। लेकिन ये अगर आनुवांशिक विविधता है तो हमारे पास कुछ ऐसी भी नस्लें हैं जो कि कम पानी में भी उपज अच्छी दे सकती है। तो इसलिए यहाँ विविधता जरूरी है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी मानसून सही रहा, पानी अच्छी हुई, लेकिन कई बार हुआ कि अगर मानसून सही समय पर ना आया तो सूखा पड़ने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वैसे समय में हमें ऐसी फसलों, ऐसी नस्लों की ज़रूरत पड़ती है जो कि कम पानी में भी पैदावार ठीक ठाक दे सके। तो हमारे किसान भाइयों का नुकसान कम होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए थोड़ा सा कि ये जैव विविधता, क्या इसे नुकसान पहुंच रहा है, क्या इसकी क्षति हो रही है? अगर हो रही है तो कैसे? देखिए, जैव विविधता की क्षति के बहुत सारे कारण हैं। प्रमुख कारणों में देखें तो कि यदि जो प्राकृतिक आवास है हमारे जंगल के में जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास हैं उनका हनन हो रहा है। अच्छा। हनन होने का कारण कि जैसे इसे शहरी क्षेत्रों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जंगल की कटाई ज़्यादा हो रही है हमारे एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। इन सब से प्राकृतिक आवास जो हैं जीव जंतुओं के वो कम हो रहे हैं। ठीक है। प्लस जलवायु परिवर्तन हो रहा है इन सब से, उसका भी नुकसान हमें हमारे पेड़ पौधों पर पड़ता ही है। क्योंकि अब अगर जलवायु परिवर्तन होगा, टेम्परेचर में क्या तो घट सकता है या बढ़ सकता है, तो इसका अल्टीमेट नुकसान फसलों पर ही आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें, कई सारे ऐसे आप सुनते रहते होंगे कि जो जंगल से कुछ हाथी बाहर निकल के जो वन्य प्राणी रहते हैं वो शहरों की तरफ रुख करने लग रहे हैं, क्योंकि ये उनके प्राकृतिक आवास को हमने नष्ट कर दिया है। अच्छा। उनको खाने के लिए वो अल्टीमेटली, जैसे हाथी हैं या कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि जंगल में उनका प्रवास रहता है, वो हमारे एग्रीकल्चर लैंड पर आते हैं और उनको नुकसान पहुंचा जाते हैं। हालांकि वो तो हमारे दृष्टि से हमारा नुकसान है, उनके दृष्टि से उनका वो खाना है, वो खा सकते हैं। यानी ये भी जैव विविधता का हिस्सा है जिससे हमारी खेती किसानी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। हाँ जी। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जैव विविधता के? क्या रसायनों की वजह से भी इसका नुकसान हो रहा है? कीटनाशक जो आज बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या उस वजह से भी नुकसान होता है? हाँ बिल्कुल। जो रासायनिक जो हम लोग खाद इस्तेमाल करते हैं,
कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कई तरीके के यूरिया जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खराब हो रही है। और जो कीटनाशक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे तो हमारे तो ठीक है वो कीटों का नष्ट कर रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे फायदेमंद कीट हैं, जैसे ये मधुमक्खियां हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, उनका भी नुकसान कर जाएंगे जो हमारे लिए फायदेमंद कीट है। तो ये सब चीज़ों का नुकसान रासायनिक प्रक्रियाओं से जो हम लोग कर रहे हैं उससे काफ़ी हद तक नुकसान होता है। जी। तो देखिए किसान भाई, थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आखिर जैव विविधता क्या है और इसका हमारी खेती किसानी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जो कीटनाशकों का या उर्वरकों का हम उपयोग कर रहे हैं उससे मिट्टी दूषित हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, कई ऐसे जो सहायक हैं हमारे जीव जंतु उनकी मृत्यु हो जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं जो कि खेती किसानी में फ़ायदा पहुंचाते थे। लेकिन अब हम करते क्या है, कीटनाशकों का छिड़काव किया जिससे जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे वो कीट तो नष्ट हुए ही, लेकिन जो अच्छे कीट थे वो भी नष्ट हुए। दूसरा, जंगलों की जो कटाई हो रही है या जंगलों की तरफ जो बढ़ते जा रही है आम आदमी, उससे क्या हो रहा है कि जो वन्य प्राणी हैं, चाहे वो मांसाहारी हो शाकाहारी हो, उनका रुख शहरों की तरफ होने लगा है। तो शाकाहारी जो वन्य प्राणी हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मांसाहारी जो जीव जंतु हैं उनसे आम आदमी को खतरा हो रहा है। तो ये जैव विविधता का जो चक्र है इसको हमने समझा है डॉक्टर साहब। अब ये बताइए कि जी, एक एग्जाम्पल मैं बताना जी चाहूँगा। जी जी देखिए, जैसे अमेरिका में एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहाँ पर हिरणों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो सरकार ने काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट किया, एग्रीकल्चर लैंड की हानि हो रही थी, रिवर जो था फ्लडिंग ज़्यादा हो रही थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी प्रयासों के बाद भी वो सुधर नहीं पा रहा था। तो यहीं पर मैं विविधता के बारे में बताना चाह रहा हूँ क्यों ज़रूरी है विविधता। अब हो क्या रहा था कि वहाँ सॉइल इरोजन होता था, क्योंकि ये जो मिट्टी का क्षरण हो रहा मिट्टी था। का क्षरण ठीक हो है। रहा था, क्योंकि ये जो खाते थे, जो हिरन खा रहे हैं, जो पौधे खा रहे हैं नीचे से, उससे मिट्टी ओपन हो जाती है और क्षरण होता था। अब सरकार ने किया कि अब एक वाइल्ड फॉक्स जंगल, वहाँ पर कुछ वाइल्ड फॉक्स इम्प्लीमेंट किए, उससे इनके मूवमेंट जो है, हिरणों का मूवमेंट वो रुका, वो जंगलों से बाहर आना कम हो गया, क्योंकि ये खाते थे। अब ये प्रभाव ये पड़ा कि वो चूंकि जब आना बंद कर दिए तो जो जमीन से जो नए नए बीज से जो नए पौधे निकल रहे थे वो 5 से 6 सालों में पूरे के पूरे पेड़ बन गए। साथ में जो सॉइल इरोजन, मिट्टी का क्षरण हो रहा था वो रुका, और जो फसलों का नुकसान कर रहे थे ये वो भी कम हो गया। साथ में वो जो नदी थी वहाँ जो चूंकि फ्लडिंग की समस्या ज़्यादा आ रही थी, तो वो भी चूंकि सॉइल इरोजन कम हुआ, सिल्टेशन कम हुआ, तो वो फ्लडिंग की समस्या भी रुक गई। और ये अगर ये विविधता अगर ना रहती, अगर ये विविधता कम होने के कारण ये सब चीज़ें हो रही थी, क्योंकि वहाँ हिरणों का ज़्यादा संख्या बहुतायत में पाया गया। अब ये विविध रूप में 2 तरीके के जीव है, तो उनका भी सारे सिर्फ एक वुल्फ डालने से सारे ये चक्र ठीक रहे। तो देखिए किसान भाइयों की कुछ आपको उपाय अपनाने पड़ेंगे जैव विविधता को बढ़ाने के लिए। वो उपाय और क्या हो सकते हैं ये हम डॉक्टर साहब से समझते हैं। डॉक्टर साहब, जैव विविधता को अगर बढ़ाना हो, खेती किसानी से जोड़ना हो, तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर जैव विविधता को बढ़ाना है, सबसे पहले जो हमारे पूर्वज भी इस्तेमाल करते थे, जैविक खेती की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है। जैविक खेती प्लस इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री टेक्निक्स है। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब जिसे हम कहें कृषि वानिकी, तो मतलब कृषि और जो हम वन पर आश्रित हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जो टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स हैं, जो लकड़ी के इस्तेमाल होता है, फॉडर के लिए, जानवरों को चारे के लिए, घरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, जिससे हम जंगल की ओर रुख करते थे। तो वो ये एग्रो फॉरेस्ट्री टेक्निक जो है कृषि वानिकी, इसके तहत ये अगर हम अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक संतुलन कायम रहेगा। जैविक खेती जो हमारे पूर्वज काफ़ी समय से गोबर का खाद और ये सब इस्तेमाल करते थे, उसी में एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट कहते हैं, जो जिसे केचुआ खाद कहते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं कि अगर जो जैविक खेती कर रहे हैं, मिट्टी में अगर मिला रहे हैं, ये जैविक खाद मिला रहे हैं, तो मिट्टी के जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, वो बची रहती है, जो कि रासायनिक खाद देने से उनका नुकसान होता है। रासायनिक खाद देने से मिट्टी की जो अपनी नॉर्मल पोषक तत्व हैं वो भी खत्म होने लगती है, जो कि जैविक खाद में वो मेंटेन रहती है। वो ज़रूरी है। इसके अलावा जो कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो एक
ठीक है, ये तो हमारे जो क्षति पहुंचाने वाले कीट हैं उनको तो नष्ट कर ही रही है, लेकिन जो फायदेमंद कीट है उनका भी नाश कर देती देखिए है। तुरंत इलाज तो हो जाता है यहाँ पर कृषि की समस्याओं का किसान भाइयों, लेकिन इससे दूरगामी दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें जैविक खेती की तरफ आगे कैसे बढ़ना है, उसको कैसे हमें अपनाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जैव विविधता का कृषि पर प्रभाव, इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जैव विविधता के कृषि पर प्रभाव पर, और क्या इन दोनों का संबंध है, कैसे जैव विविधता को बढ़ाना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है, और इससे खेती किसानी में हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम चर्चा करें। डॉक्टर प्रज्ञा सौरभ जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में बताया कि कई ऐसी किस्मों को भी बचाया जा रहा है जैव विविधता के जरिए, जो आम किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कम पानी में अगर आपको धान की फसल लेनी है तो वो, इसके अलावा और क्या क्या फायदे होते हैं जैव विविधता संरक्षण के? देखिए, जैव विविधता संरक्षण यदि कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ एक धान का एग्जाम्पल हमने दिया था, चावल का एग्जाम्पल। इसके अलावा गेहूं में भी हमारी आनुवंशिक विविधताएं पाई जाती हैं, जो कि जंगलों में हमारी वाइल्ड रिलेटिव्स जो ये सब जो हम लोग इस्तेमाल करें डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है, इनकी वाइल्ड रिलेटिव्स जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, जो काफ़ी हद तक ड्रग रेजिस्टेंट, कीट रेजिस्टेंट होते हैं ये सब। तो वो अगर आनुवांशिकी विविधताएं अगर हमारे पास हैं तो उनके जीन लेके एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो हमारे डोमेस्टिकेटेड फॉर्म में डाल सकते हैं और अधिक पैदावार मिल सकता है हमें। तो देखिए किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ये बताना चाह रहे हैं कि आज भी जंगलों में कई ऐसी किस्में पाई जाती हैं, चाहे वो फलों की हों, सब्जियों की हों या अनाज की हों, जो कि आपके लिए औषधि का काम कर सकती हैं, और उसके जो जीन्स हैं, जो उसके तत्व हैं, वो हम आमतौर पर गेहूं, चावल, धान की फसल ले रहे हैं, दालों की फसल ले रहे हैं, उसमें हम वो जीन्स डाल सकते हैं, जिससे हम जो आज अन्न उपजा रहे हैं वो और ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगा। हाँ, तो ये देखिए, जैसे कि धान की किस्म है हमारे यहाँ बिहार में एक चावल मिलता है कतरनी चावल, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया। अच्छा। अब उसी में और एक है देहरादून की तरफ जो बासमती चावल का इस्तेमाल होता है, उसके दाने की साइज़ वो ज़्यादा लंबी है, और जो कतरनी चावल जो बिहार में एक पर्टिकुलर प्रखंड में मिल रहा है उसके दाने की साइज छोटी होती है। अब ये दो अलग अलग किस्म हैं। अगर इनमें अगर यही आनुवंशिक विविधता है इन दोनों में, तो अगर एक का जीन जिस जीन के वजह से जो बासमती के दाने लंबे होते हैं, वो जीन थ्रू सम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अगर ये कतरनी में भी डाला जा सके, खुशबू तो में बरकरार रहेगी लेकिन उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा उन किसानों का, जो कि अभी कतरनी से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है। तो अगर वे पैदावार में बढ़ोतरी आती है, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। तो ये विविधताएं अगर मान लीजिए अगर विविधता न रहती तो एक फसल हमारा अगर अभी जैसे ख़त्म हो रहा है तो वो खुशबू अच्छी दे रहा है, एक खुशबू अच्छी दे रहा है, एक पैदावार अच्छी दे रहा है।
तो वो जीन जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं इसके उनको हम मर्ज कर सकते हैं, उसका मिश्रण कर दिया जाए, यानी दो अलग अलग जो क्वालिटी के जो भी उत्पादन है, चाहे वो धान का हो या दाल का हो या फिर फलों में हम देख रहे हैं कि अब आम भी शुगर फ्री आम आ रहे हैं जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैव विविधता में यही किया जा रहा है कि एक किस्म की जो क्वालिटी है उसको दूसरी किस्म में भी डाला जाए ताकि उनका ज्यादा उत्पादन हो सके। कई फलों में भी हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कई और किस्मों में भी। खैर, अगर हम बात करें कृषि वानिकी की या जैविक खेती की, किसान भाइयों को उसमें क्या ध्यान देना चाहिए? लेकिन कृषि वानिकी में मुख्य ये चीज़ होता है कि जो बहुउद्देशीय पेड़ है, फसल के साथ साथ वो ऐसे बहुउद्देशीय पेड़ और झाड़ी भी लगा सकते हैं। इसमें नुकसान दोनों का नहीं, ना तो फसल का होता है ना किसानों का होता है। होता क्या है कि जो किसान भाई हमारे फसल लगा रहे हैं तो जो चारों तरफ मेड़ है वहाँ पर वो खाली रहता है जिसका कोई उपयोगिता नहीं रहती। तो वहाँ पर ऐसे कोई बहुउद्देशीय पेड़ अगर लगा रहे हैं जो कि उन्हें टिम्बर, लकड़ी, काठ, ईंधन के लिए लकड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हम जंगलों पर आश्रित थे, जंगल के पेड़ पौधे नष्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ हमें हमारी ही खेत में मिल जाएगा। इसलिए इसे हम कृषि वानिकी, कृषि और वन दोनों का मिश्रित फॉर्म है। कृषि के साथ साथ जो वन आश्रित पेड़ पौधे हैं वो हम अपने इसमें ही लगा रहे हैं। या अगर कोई जरूरी नहीं कि आप कृषि टिम्बर यील्डिंग प्लांट ही लगाएं, फलों के भी लगा सकते हैं मेड़ पर। उससे आपका अतिरिक्त आमदनी ही होगी। साथ में जो सॉइल की फर्टिलिटी है, तो कई ऐसे जो जिसके लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे न जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे कैसिया की स्पेसीज जो कि नाइट्रोजन लगा रहे हैं, नाइट्रोजन देते हैं, तो वो अगर लगा रहे हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी वो बढ़ा रहा है और कंपटीशन नहीं हो रहा, चूंकि मेड़ पर लग रहे हैं और आप फसल। तो देखिए, बहुत सारे आप उपाय करके किसान भाइयों अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आप मेड़ का इस्तेमाल करें, वहाँ पर फलदार पेड़ लगाएं या फिर औषधि गुणों के पौधे लगाएं या पेड़ लगाएं, तो इससे आप अपने खेत की उर्वरा शक्ति को और मजबूत कर सकते हैं। एक और हम बात जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब की जो सहायक कीट रहते हैं किसान भाइयों के, कौन कौन से रहते हैं, ज़रा उनकी पहचान बताइए हमारे किसान भाइयों को, और उनको बढ़ाना हो खेती में, खेत में या बचाना हो तो क्या करना चाहिए किसान भाइयों? देखिए, एक सहायक कीट है जैसे कि मधुमक्खी हैं जी, हमारे लिए सहायक कीट हैं जो कि उत्पादन में बढ़ोतरी करते हैं। किसान इनसे मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है। जो आप यदि सरसों का खेत लगा रहे हैं तो पास में ही मधुमक्खी पालन का आप छोटी सी ज़मीन में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या मिलता है, मधुमक्खियों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। उनके लिए जो वो फूलों पर आश्रित है, फूल से उन्हें खाना मिल रहा है, तो वो फूल पर जाती हैं, उनसे अपना खाना लेकर आती हैं और मध तैयार होता है, शहद तैयार हो रहा है। साथ ही साथ चूंकि मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं तो एक पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है जिसे हम साइंटिफिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो उससे अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो वो आपकी पैदावार, वो आपकी उपज को ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये दोनों चीज़ एक साथ अगर आप कर रहे हैं तो आपकी पैदावार भी बढ़ रही है, साथ ही साथ मधुमक्खी पालन से आपका आमदनी भी बढ़ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते चलते बहुत संक्षेप में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा और बताइए कि जैव विविधता क्यों अपनाना चाहिए किसान भाइयों को, क्या वो छोटे छोटे उपाय हैं जिसको अपना करके वो जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं? कृषि भाई जो हैं हमारे, अगर जैविक खेती को कोई अगर बढ़ावा देना है तो उनके पास बहुत ही सुगम सरल उपाय रहता है कि वो मवेशी पालते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे मवेशी भी पाल रहे हैं, तो उनके गोबर का इस्तेमाल केचुआ के साथ, जो केचुआ खाद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरली, और जो पेड़ पौधे जो भी मिल रहे हैं इन सब से मिल के केचुआ खाद तैयार होता है। तो कहीं बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण सा जब गोबर आपको मिल रहा है गायों से, मवेशियों से, उसका इस्तेमाल करते हुए आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि खेतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, चलिए। तो देखिए किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत अहम जानकारियां आपको दी कि जैव विविधता हमारे पर्यावरण के लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे आप भी इसे अपना सकते हैं। जैव विविधता तंत्र जो है उसको आप मजबूत करने में ज़रूर अपनी भूमिका निभाएं और इससे खेती किसानी को भी फ़ायदा होगा। आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए और जैव विविधता के बारे में आपने इतनी अहम जानकारियाँ दी। धन्यवाद। चलिए, तो किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रमुख खबरें। सशक्त बनेंगे किसान, बनेगी जैव कीट नियंत्रण इकाई, कृषि आधारित उद्योग लगाने का आह्वान, रागी बीज वितरण, कृषि मशीन सब्सिडी। और किसान भाइयों, अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए नित नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों नई दिल्ली में येस टेक मैनुअल, विंड्स पोर्टल और डोर टू डोर नामांकन ऐप का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्येक किसान के लिए हर एक योजना सुलभ है और किसान इनका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर गांव में वर्षा निगरानी टावर, रेन वॉच टावर होने चाहिए। विकासखंड स्तर पर मौसम केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं ताकि सरकार को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। कृषि मंत्री ने कहा कि ये ऐप सटीक नुकसान मूल्यांकन और बेहतर मौसम डेटा प्रबंधन को सक्षम बनाएंगे। इस अवसर पर विंड्स पोर्टल का अनावरण करते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कृषि को उत्तरदायी और उचित वैज्ञानिक तंत्र के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के बनखेड़ी में बनेगी जैव कीट नियंत्रण इकाई। यह प्रदेश की पहली इकाई है जो फसलों में लगने वाले हानिकारक कीटों का नियंत्रण जैव कीट नियंत्रण उत्पाद विधि से करेगी, जिससे किसानों की कीटनाशक दवाओं पर निर्भरता कम होगी। यह जैविक खेती के लिए भी लाभकारी होगी। गोविंद नगर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 1 करोड़ की लागत से बनने वाले जैव कीट नियंत्रण उत्पादन इकाई भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में निर्मित होने वाली एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत मशरूम स्पॉन खाद उत्पादन एवं प्रशिक्षण इकाई का भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर श्री चौहान ने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में मिट्टी, बांस, जैविक खेती, ड्रोन, कृषि उत्पाद एवं श्री अन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार गर्ग ने बताया कि ये पूरे देश का एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र है जो अपने क्षेत्र पर विभिन्न फसलों की 100% जैविक खेती करता है और किसानों को जैविक खेती करने का मार्गदर्शन देता है। कार्यक्रम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ प्रबंधक रजनीकांत, मुख्य प्रबंधक CSR श्रेयांश दीक्षित एवं निर्देशक अटारी डॉक्टर SRK सिंह सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने लोगों से आह्वान किया है कि मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपजाऊ भूमि, बेहतर जलवायु, सिंचाई की भरपूर सुविधा, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। उद्योग लगाने में राज्य शासन का पूरा सहयोग रहेगा। श्री पटेल कृषि उद्यानिकी तकनीकी प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए किसान समर्पण भाव से परिश्रम कर रहा है। आज भी गांव में कृषि ही रोजगार का सबसे सशक्त और प्रभावी साधन है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंस में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर होने वाली चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कॉन्फ्रेंस में फूड प्रोसेसिंग एंड मशीनरी, मार्केटिंग लिंकेज, नर्सरी डेवलपमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चर्चा के लिए विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वर्ष श्री अन्न को समर्पित है। सरकार द्वारा मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को रागी की निःशुल्क अर्थात मड़िया के बीजों का वितरण कर रही है। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा आदिवासी बाहुल्य सुदूर बेस गाँव में किसानों को मिलेट मिशन के अंतर्गत मोटे अनाजों के बीज की मिनी किट का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही रागी के अधिक उत्पादन के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा इन फसलों की नई किस्में विकसित की जा रही हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य में ग्रेटिंग प्रसंस्करण से जुड़ी 4 मशीनों, मिनी दाल मिल, मिनी राइस मिल, ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन एवं मिलेट मिल के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसके लिए इच्छुक किसान 6 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों, किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 50 से 60% तक रहेगा। किसान भाइयों, तो ये थी हमारी आज की खबरें खेती की। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।